अब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी मैकेनिज़्म देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये डीएनए का एक पूरा स्ट्रैंड है और ये एक लीनियर स्ट्रैंड है डीएनए का, यानी यूकेरियोटिक डीएनए है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यूकेरियोटिक डीएनए इतना लंबा होता है, इतना लॉन्ग होता है कि आप इसको पूरा खोल नहीं सकते हैं। यानी हेलिकेज़ एंजाइम के पास ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है कि वो डीएनए के स्ट्रैंड को एक साथ पूरा खोल दे। क्योंकि जैसे-जैसे हेलिकेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हेलिकेज आ रहा है, यहाँ पे इस प्रोसेस में यहाँ पर सपोज़ करिए कि हेलिकेज आ रहा है, तो हेलिकेज क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्रेक करेगा, जिससे क्या होगा कि डीएनए के जैसे ये स्ट्रैंड है, तो वो स्ट्रैंड ऐसे अनवाइंड हो जाते हैं, ऐसे खुल जाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे हेलिकेज आगे मूव करेगा, फिर से ये बॉन्ड रीएस्टैब्लिश हो जाएँगे। तो ये बॉन्ड फिर से रीस्टैब्लिश नहीं हो, ये डीएनए के स्ट्रैंड फिर से आपस में गुथे नहीं, इसके लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज़। वो क्या करेगा, टोपोआइसोमेरेज़ जो होगा, जैसे-जैसे हेलिकेज डीएनए के स्ट्रैंड को खोलता है, वैसे-वैसे टोपोआइसोमेरेज़ डीएनए के बीच में जो टेंशन होती है कॉइलिंग की, उसको कम करेगा। यानी डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा, उसको जगह-जगह से काटेगा, उसको रोटेट कराएगा और फिर लाकर जोड़ देगा। जिससे डीएनए का जो टेंशन होता है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से डीएनए फिर से आपस में गुथेगा नहीं। तो ये काम टोपोआइसोमेरेज़ करता है। यानी हेलिकेज ऑलवेज़ ऑलवेज़ ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टोपोआइसोमेरेज़ रिलीव्स द टेंशन ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से एंजाइम का रोल होता है। अब इसके बाद देखिए ये हेलिकेज ने क्या किया, सपोज़ करिए डीएनए के स्ट्रैंड को खोल रहा है और आपको हमने एक्सप्लेन ही कर दिया कि ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए का स्ट्रैंड पूरा एक साथ कभी नहीं खुल सकता। बिकॉज़ यदि आप डीएनए की पूरी स्ट्रैंड को एक साथ खोल देंगे तो डीएनए इतना लंबा है कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए आपको डीएनए को जैसे-जैसे हेलिकेज डीएनए को खोलेगा, वैसे-वैसे ही डीएनए की न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। यानी ये डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस साइमल्टेनियस होती है। यानी जैसे-जैसे डीएनए खुलेगा, वैसे-वैसे डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस भी होती चली जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कोई प्रोकैरियोटिक डीएनए है, सपोज़ करिए ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है कि वहाँ पर केवल एक ओआरआई साइट होती है, जहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है, यानी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है डीएनए का रेप्लिकेशन। लेकिन अगर यूकेरियोटिक डीएनए को देखें, तो उसमें प्रोकैरियोटिक की तरह केवल एक ओआरआई साइट नहीं होता, बल्कि बहुत सारे ओआरआई साइट होते हैं। यानी एक से ज़्यादा ओआरआई साइट होता है यूकेरियोटिक डीएनए में। और ओआरआई साइट क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी वह साइट है जहाँ से आप रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ओआरआई साइट हो गया, ये ओआरआई साइट हो गया और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे देखिए क्या होता है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर ओआरआई साइट है, यहाँ पर ओआरआई साइट है। यानी आप डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस यहाँ से भी स्टार्ट करा सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट करा सकते हैं। यानी आप बहुत सारी जगहों से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर ओआरआई साइट है, यानी इसी साइट पे आकर के हेलिकेज बाइंड करेगा और ये डीएनए को खोलना स्टार्ट करेगा, अनवाइंड करेगा। तो देखिए, अब मान लीजिए डीएनए इतना खुल गया, इतना डीएनए था आपस में, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो यहाँ पर डीएनए खुल गया। तो जब डीएनए ऐसे खुल जाएगा तो इसको हम लोग रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। यानी इस डीएनए के बीच में आप क्या देख रहे हैं, एक बड़ा-सा आपको बबल दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। और यदि हम इस डीएनए को हाफ देखें, मान लीजिए ऐसे डीएनए को आप बंद कर दीजिए, आपको सिर्फ़ इतना दिखाई पड़ रहा है, तो जो हाफ डीएनए आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं सिर्फ़ इतना वाला पार्ट आप देखिए, इतना बंद करने के बाद, जो अक्सर आपको डायग्राम या बुक्स में दिख जाता है, तो इस हाफ रेप्लिकेशन बबल को आप क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फ़ोर्क बोलते हैं। तो ये हाफ पार्ट क्या कहलाएगा, ये हाफ पार्ट पूरा कहलाएगा रेप्लिकेशन फ़ोर्क। वैसे ही आप इधर बंद करिए तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा आपका रेप्लिकेशन फ़ोर्क। तो ये देखिए, ये पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है, एक रेप्लिकेशन बबल यहाँ दिखाई पड़ गया, एक रेप्लिकेशन बबल यहाँ दिखाई पड़ गया। यानी ये डीएनए क्या हो गया, आपस में एक-दूसरे से ये दोनों डीएनए खुल चुके हैं यहाँ पर।
अब आगे देखिए, जैसे-जैसे डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी जैसे-जैसे डीएनए खुलता चला जाता है, वैसे-वैसे बबल आपस में क्या होते हैं, ये मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे भी हेलिकेज जुड़ेगा, इसको खोल देगा पूरा, तो ये दोनों बबल आपस में क्या होती है, मर्ज हो जाती है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये डीएनए के दोनों जो बबल होते हैं वो आपस में मर्ज हो गए और डीएनए यहाँ पर ओपन हो गया, और इसी के अंदर अब डीएनए की सिंथेसिस भी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसके बाद हम लोग ये पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होती है। तो देखिएगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हमने क्या ड्रॉ किया है, ये हमने एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया है। यानी वैसे तो हमारा डीएनए काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमने हाफ दिखाया, यानी डीएनए जो है मान लीजिए यहाँ से ओपन अप हो गया है। तो अब क्या दिखाई पड़ रहा है, यानी डीएनए पहले क्या थे, ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में थे, यानी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। अब इसके बाद इस हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हमने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम था जिसका नाम हेलिकेज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एंजाइम आ गया जिसका नाम ये हेलिकेज है। तो हेलिकेज ने क्या किया, आप सपोज करिए हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम क्या किया, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ तक देखिए उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ तक डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो आपस में एक दूसरे से ये खुल चुके हैं, अनबाइंड हो चुके हैं, और फिर ये हेलिकेज आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा जिससे ये स्ट्रैंड भी खुल जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हेलिकेज ने स्ट्रैंड को खोल दिया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस। तो आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में एक सबसे मेन एंजाइम जो होता है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस का हीरो है, उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम हो गया डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ ये है कि डीएनए पॉलीमरेज अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एंजाइम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम डीएनए पॉलीमरेज की ये है कि डीएनए पॉलीमरेज खुद अपने आप से ही डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं करेगा। यानी डीएनए पॉलीमरेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की जब सिंथेसिस को स्टार्ट करता है तो पहला न्यूक्लियोटाइड, यानी आपको पता है ना, ये टेम्पलेट डीएनए जो पहले से डीएनए की स्ट्रैंड प्रेजेंट है उसको टेम्पलेट बोलते हैं, और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं उनको पढ़ पढ़ करके न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो आप याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज वैसे तो डीएनए की सिंथेसिस करता है, लेकिन ये पहला न्यूक्लियोटाइड डीएनए पर अपने आप से कभी भी ऐड नहीं करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीएनए पॉलीमरेज की। यानी डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए की सिंथेसिस करेगा तो पहला न्यूक्लियोटाइड ला करके खुद नहीं रख सकता। यानी डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले खुद न्यूक्लियोटाइड की कुछ चेन इसको पहले से चाहिए ही चाहिए। अगर न्यूक्लियोटाइड की चेन पहले से नहीं मिला यहाँ पर, तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की सिंथेसिस नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीएनए पॉलीमरेज के साथ। तो अब समस्या ये आती है कि भाई ये न्यूक्लियोटाइड की चेन लाएगा कौन, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड की चेन लाने का मतलब क्या है, आपको पहले से डीएनए लाना पड़ेगा। तो अब पहले से डीएनए बनाने का जो काम है वो तो डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज पहला न्यूक्लियोटाइड लाएगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा? तो आंसर हो जाएगा कि ये कहलाएगा प्राइमर। यानी अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमर ला के ऐड करना पड़ेगा। प्राइमर क्या होता है तो आप लर्न कर लीजिएगा। प्राइमर जो होता है ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी प्राइमर कुछ नहीं बल्कि आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, आरएनए का एक फ्रेगमेंट होता है जो लगभग 7 to 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। तो एक्चुअल में है क्या, प्राइमर है क्या? प्राइमर जो होता है एक्चुअल में ये आरएनए होता है। तो आरएनए है, अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये आरएनए के प्राइमर हो गया, और आरएनए का प्राइमर जो होता है यही आकर के यहाँ पर ऐड करेगा जिससे डीएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन करेगा। यानी आरएनए प्राइमर पे हमेशा याद रखिएगा, एक यहाँ पर क्या होता है, एक इसका 5 प्राइम एंड होगा और एक इसका 3 प्राइम एंड होगा। पोलैरिटी आप जानते ही होंगे 5 प्राइम 3 प्राइम क्या होता है। तो ये आरएनए में ये 5 प्राइम एंड है, और आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि जो 5 प्राइम एंड होता है उस पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जो 3 प्राइम एंड होता है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी OH ग्रुप होता है। और जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा यहाँ पर प्राइमर से, वो हमेशा ये, जैसे अगर प्राइमर का ये 3 प्राइम एंड है तो न्यूक्लियोटाइड का ये एंड क्या कहलाएगा, आंसर होगा 5 प्राइम। पोलैरिटी शो करते हैं तो ये 5 प्राइम, और इधर वाला एंड क्या हो जाएगा, 3 एंड, यानी 3 प्राइम, और 3 प्राइम पे हमेशा क्या मिलेगा, OH ग्रुप।
तो आप हमेशा याद रखिएगा, आरएनए प्राइमर में हमेशा कितने एंड होते हैं? 2 एंड होंगे, एक 3 प्राइम एंड, एक 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप होगा? फॉस्फेट ग्रुप। 3 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और नए न्यूक्लियोटाइड हमेशा प्राइमर पे किस एंड में जुड़ते हैं? आंसर 3 प्राइम एंड पे। यानी नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा किस एंड पे आके जुड़ेगा? किस ग्रुप से आके जुड़ेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस एंड पे होता है? 3 प्राइम। इसीलिए डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो किस डायरेक्शन में होती है? द आंसर विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसीलिए डीएनए की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का एंड क्या है? ये 5 प्राइम, और प्राइमर का ये एंड क्या है? 3 प्राइम। तो 5 प्राइम यानी ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ऐड होंगे आपस में। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, यानी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रेजेंट है, और डीएनए पॉलीमरेज आया यहाँ पर। और डीएनए पॉलीमरेज, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, डीएनए पॉलीमरेज अपने आप से डीएनए की सिंथेसिस यानी पहला न्यूक्लियोटाइड ये खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, इसको पहले से एग्जिस्ट कर रहा न्यूक्लियोटाइड चाहिए ही चाहिए। और इस तरीके से ये पहला न्यूक्लियोटाइड तब आएगा कहाँ से? आंसर होगा कि वो लाएगा आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर को बनाता कौन है? एक एंजाइम जिसका नाम है प्राइमेज। तो अब यहाँ पे देखिए ये आ गया प्राइमर, और प्राइमर पे हमने आपको पहले ही बताया ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। एक चीज और आप लर्न करिएगा कि प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स विद द 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए, यानी प्राइमर हमेशा टेम्पलेट जो डीएनए होता है ना उसके 3 प्राइम एंड से आके अटैच होता है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखिए ये टेम्पलेट डीएनए का 3 प्राइम एंड है, और प्राइमर हमेशा किससे बाइंड करता है? 3 प्राइम एंड से। तो ये 3 प्राइम एंड से बाइंड कर गया। अब आप देखिए यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, तो ये 3 प्राइम एंड है, तो ऑब्वियस सी बात है पोलैरिटी शो करेगा, ये 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम एंड होगा। और 3 प्राइम एंड पे हमने क्या बताया था? 3 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप होगा? हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पे देखिए 3 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल। अब इस 3 प्राइम एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसी पे नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, यानी यहाँ पर यदि एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन। अब नए नए न्यूक्लियोटाइड इस पे जुड़ते चले जाएंगे, और इस तरीके से प्राइमर है आरएनए पॉलीमरेज जैसे आगे आगे मूव करता चला जाएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे ये मूव करता चला जाएगा, और नए डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये बनते चले जाएंगे। ठीक है, और ये स्ट्रैंड देखिए कंटिन्यूअस बन रहा है, इसीलिए इस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। अब आगे ऑपोजिट स्ट्रैंड पे देखिए, अब यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल होकर ध्यान से समझना पड़ेगा, तब प्रोसेस समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइमर है, और प्राइमर के 3 प्राइम एंड से नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, जिससे कि ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। प्रॉब्लम किसके साथ है? लीडिंग स्ट्रैंड के साथ है। लीडिंग स्ट्रैंड के साथ प्रॉब्लम क्या है तो वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज था, सेम डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर भी आकर ऐड होगा। देखिए ये आ गया डीएनए पॉलीमरेज ऐड हुआ। अब ये इसको भी देखिए ऐसे ही मूव करना है, डीएनए पॉलीमरेज अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे ही मूव करना है। तो अब ये आगे ऐसे मूव करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब आपको फिर से काम वही करना पड़ेगा। ये डीएनए पॉलीमरेज अपने आप से तो कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड करता नहीं, तो आपको क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए। तो देखिए आपने क्या लगाया यहाँ पर? आपने लगाया प्राइमर आपने लगाया। और प्राइमर देखिए हम यहाँ नहीं लगा रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ प्राइमर लगा था, आप यहाँ प्राइमर नहीं लगा सकते। प्राइमर के साथ हमने आपको प्रॉब्लम क्या बताई थी कि प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स विद द 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए। तो देखिए ये तो 5 प्राइम एंड है, तो 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पर तो प्राइमर कभी बाइंड नहीं करेगा, तो इसीलिए आप प्राइमर को यहाँ बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमर हमेशा कहाँ बाइंड करता है? 3 प्राइम एंड से। तो इसीलिए प्राइमर यहाँ बाइंड ना करके कहाँ बाइंड करेगा? इधर का मतलब क्या? ये यदि 5 प्राइम है तो इधर का पार्ट जिधर खुला हुआ है ये पार्ट क्या कहलाएगा? 3 प्राइम एंड। तो प्राइमर हमेशा कहाँ से बाइंड करेगा? 3 प्राइम एंड से। देखिए ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर प्राइमर आके बाइंड किया। तो अगर ये 3 प्राइम एंड है तो प्राइमर का एक कौन सा प्राइम एंड होगा? 5 प्राइम। और ये 5 प्राइम हो गया, यहाँ पर ये प्राइमर हो गया। तो अब प्राइमर क्या करेगा? प्राइमर यहाँ से अब सिंथेसिस ऐसे करेगा, यानी इस डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे 5 प्राइम एंड है तो ये 3 प्राइम एंड है, और आपको पता है 3 प्राइम एंड पे ही क्या होता है? 3 प्राइम एंड पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और इसी एंड से न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज हो गया। तो इस डीएनए पॉलीमरेज के साथ अब यहाँ पे प्राइमर आगे जुड़ा और यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। फिर उसके बाद अब जैसे जितना प्राइमर, जहाँ तक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ तक है, इसकी जो विसिनिटी है डीएनए पॉलीमरेज की, इतनी पूरी परिधि में क्या होगा, आसानी से डीएनए की सिंथेसिस, देखिए 5 प्राइम से ये 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है और टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है, इतनी सिंथेसिस हुई। फिर इतनी सिंथेसिस के बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज जो था, देखिए यहाँ से था, ऐसे डीएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है, तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज, फिर यहाँ डीएनए पॉलीमरेज, फिर यहाँ डीएनए पॉलीमरेज, ऐसी डीएनए पॉलीमरेज की पोजीशन जा रही है, यानी ऐसे मूव कर रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसे मूव कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, जब पहले यहाँ था तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये प्राइमर है, ये प्राइमर, और ये ऐसे चल रहा है इस तरीके से, ये प्राइमर ऐसे न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, अब आगे कहाँ जाएगा, अब यहाँ तक तो ऐड हो गया, जहाँ तक इस डीएनए पॉलीमरेज की परिधि है वहाँ तक स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। फिर डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव किया, तो फिर से क्या चाहिए आपको, फिर से प्राइमर चाहिए, और फिर प्राइमर चाहिए, तो ये प्राइमर का 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड से ही हमेशा न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड 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 ऐड हो गए, फिर यहाँ तक बना, यानी एक स्ट्रैंड देखिए यहाँ बना, एक स्ट्रैंड देखिए यहाँ बना, फिर एक स्ट्रैंड यहाँ बना। ऐसे डीएनए पॉलीमरेज की परिधि में स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड बन रहा है क्या वो कंटिन्यूअस बन रहा है, आंसर होगा नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि ये डीएनए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनते हैं। और इस डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं, इस डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्यों कहते हैं ओकाजाकी, क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था जिनका नाम था ओकाजाकी, इसीलिए इसका नाम ओकाजाकी फ्रैगमेंट रखा गया। तो यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ओकाजाकी फ्रैगमेंट, द आंसर विल बी स्मॉल चंक्स ऑफ डीएनए इज नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। यानी डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, और ये लैगिंग, इस स्ट्रैंड को लैगिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ देखिए ये कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रही है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं है, बल्कि डीएनए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बन रहे हैं, इसीलिए इस डीएनए के स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये डीएनए का लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा, डीएनए का एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता है, जबकि डीएनए का ऑपोजिट स्ट्रैंड हमेशा छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड। तो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होने वाले स्ट्रैंड को लीडिंग, और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में सिंथेसाइज होने वाले स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। आपको समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ, एक बार फिर से मैं समराइज करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आपको हमने क्या प्रॉब्लम बताई थी डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए पॉलीमरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पहला न्यूक्लियोटाइड अपने आप से कभी ऐड नहीं करता, इसको हमेशा न्यूक्लियोटाइड चाहिए ही चाहिए, पहले से न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो भाई पहले से न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आएगा, तो पहले से न्यूक्लियोटाइड जो आता है उसका नाम है प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड की ही एक चेन होती है जो आरएनए की बनी होती है। तो देखिए ये प्राइमर है जो आरएनए की बनी न्यूक्लियोटाइड चेन है। तो और आपको हमने क्या बताया, प्राइमर हमेशा किस एंड से बाइंड करता है, टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम एंड से। तो देखिए ये प्राइमर है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, यहाँ इसने बाइंड किया, अब यहाँ बाइंड किया, ये 3 प्राइम एंड है, तो ये प्राइमर का क्या होगा 5 प्राइम एंड, और इधर क्या होगा प्राइमर का 3 प्राइम एंड, ठीक है। और 3 प्राइम एंड पे हमने बताया था ना आपको कौन सा ग्रुप होता है, आंसर होगा OH ग्रुप। तो OH ग्रुप से ही हमेशा कौन ऐड करता है, नए नए न्यूक्लियोटाइड। तो अब देखिए नए नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे डीएनए की 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम डायरेक्शन, ऐसे ये न्यू स्ट्रैंड बनते चले जाएंगे कंटिन्यूअस। प्रॉब्लम इनके साथ है, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, जैसे मान लीजिए अब सेम देखिए यहाँ डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ यहीं पर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यहाँ बाइंड, ये नहीं कि यहाँ पहले करेगा, पहले यहाँ, यानी क्यों ऐसा है, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस हमेशा ना खुले हुए स्ट्रैंड से बंद स्ट्रैंड की तरफ होती है। तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, अब देखिए क्या होगा, अब प्राइमर आप यहाँ नहीं जोड़ेंगे जैसे यहाँ आपने जोड़ा था, क्यों, क्योंकि आपको पता था कि प्राइमर हमेशा किस एंड से जुड़ता है, ये हमेशा इस टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम एंड की तरफ जुड़ता है। तो भाई 3 प्राइम एंड तो इधर है, इधर तो है नहीं, तो यहाँ क्यों जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा फिर, इस डीएनए पॉलीमरेज की विसिनिटी, जितनी इसकी परिधि है उस परिधि के
ये परिधि का ये साइड 5 प्राइम है, तो ये साइड क्या हुआ 3 प्राइम, तो यही 3 प्राइम पे ही तो प्राइमर जुड़ता है, तो प्राइमर जुड़ गया। ये परिधि का कौन सा प्राइम है 3 प्राइम, तो यहाँ पर जुड़ गया। अब देखिए डीएनए की स्ट्रैंड, अब ऐसा नहीं कि डीएनए की सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगी, उल्टा नहीं होगा। ये तो आपको पता है ना डीएनए की सिंथेसिस किस साइड में होती है, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर प्राइमर जुड़ गया तो प्राइमर क्या करेगा, इस तरीके से डीएनए की अब नए-नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड होंगे, तो जितनी दूर में ये पॉलीमरेज़ है, उतनी दूर में नए-नए न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और इसकी सिंथेसिस होगी। फिर देखिए यहाँ पर प्राइमर जुड़ा, फिर सिंथेसिस ऐसे, फिर यहाँ प्राइमर जुड़ा, फिर सिंथेसिस, तो ये छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स में बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो आपको समझ आ गया कि डीएनए की सिंथेसिस कैसे होती है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।